नमस्कार बच्चों, हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने सीखा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हो, यानी 2/2 की डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, 3/3 की डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। लेकिन कई बार डिटर्मिनेंट के नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि उनके एक्सपेंशन से काम नहीं चलता, या फिर अगर हम उनका एक्सपेंशन करते भी हैं तो उसका फैक्टराइजेशन इतना मुश्किल हो जाता कि हम फाइनल रिजल्ट की तरफ नहीं पहुंच पाते। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं जिनका यूज करके हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। वैसे भी बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन में लिखा होगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप डायरेक्ट उसको एक्सपेंड कर दोगे तो आंसर हो सकता है आप निकाल लो, लेकिन फिर भी 4 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर 1 नंबर देगा, अदरवाइज तो उसको काट ही देता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप सॉल्व कर पाओ, उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो मैं सारी प्रॉपर्टी विथ एग्जांपल आपको ऐसे ढंग से सिखा दूंगा कि आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं सारणिक के गुण धर्म। ये कुछ रूल हैं जिनका यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपके बुक में तो 8 रूल दिए हुए हैं, लेकिन मैं 8 रूल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ 6 रूल आपको सिखाऊंगा और ऐसे 6 रूल सिखाऊंगा जिनसे आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा और वो 8 के 8 रूल इसी 6 में सबमिट हो जाएंगे। आज की हमारी पहली प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी कोई भी डिटर्मिनेंट हमको दे दी जाए, उसमें से अगर कोई एक रो के सारे एलिमेंट या फिर एक कॉलम के, मतलब जरूरी नहीं कि दोनों हो, दोनों में से कोई एक, उसके सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट फाइनल 0 ही आंसर देती है। यानी मैं उसको बगैर सॉल्व किए सीधे उसकी जगह पे 0 लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कोई डिटर्मिनेंट आपको दी हुई है 3, 4 और 0, 0। ये 2/2 की डिटर्मिनेंट है। इसमें आप चेक कर लीजिए, इसका सेकेंड कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हैं। कोई जरूरी नहीं कॉलम का ही हो, रो में भी ऐसा हो सकता है। अब अगर इसकी मैं वैल्यू निकालता हूं तो मैंने आपको वैल्यू निकालना क्या सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाता है सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। तो ये सेकेंड ऑर्डर है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 4 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और इनको माइनस करने से भी फाइनली 0 ही आता है। मतलब मैं इसको बगैर सॉल्व किए सीधे 0 लिख सकता हूं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं 3/3 के लिए। आपकी चलिए मैं रो ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है जिसका थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 हैं। अभी जरूरी नहीं कि थर्ड रो हो, वो फर्स्ट रो हो सकता है, सेकंड रो हो सकता है, फर्स्ट कॉलम हो सकता है, सेकंड कॉलम हो सकता है, थर्ड कॉलम हो सकता है, कोई भी। बट ये ध्यान रखना है जो भी कॉलम या रो हो उसके सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इसकी भी फाइनली वैल्यू 0 ही आएगी। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो। मैंने आपको क्या सिखाया सॉल्व करने में कि मैं पूरी 3/3 की डिटर्मिनेंट को 2/2 में बदल देता हूं। और कैसे बदलता हूं, उसके लिए मैं इसके कोई भी एक कॉलम या कोई एक रो यूज करूंगा। चलिए मैं इसका फर्स्ट रो यूज करता हूं, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करूं। तो फर्स्ट रो का अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब सबसे पहले मैं 1 के लिए एक्सपेंड करूंगा। 1 का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये डायगोनल पे आएगा, बता चुका हूं। डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो 1
इस डायगोनल पे है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो इसको जब मैं वैल्यू निकालता हूं तो तरीका क्या होता है, इसका वर्टिकल लाइन में जितने एलिमेंट हैं सबको हटा दो और हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने एलिमेंट हैं सबको हटा दो, तो बचेंगे सिर्फ ये 4, 5 6 0 0। इस 2 के लिए तो 2 नॉन डायगोनल है, मतलब इसका साइन नेगेटिव होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दोगे तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा 4 0 6 0। ऐसे इस 3 के लिए सॉल्व करोगे तो 3 डायगोनल पर है, इसका भी साइन पॉजिटिव होगा। इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटा दोगे तो मेरे पास आएगा 4 5 0 0। अब ये 3/3 की डिटर्मिनेंट 2/2 में बदल गई। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1 के साथ 0 -0, -2 के साथ 0 -0, +3 के साथ 0 -0, तो फाइनली आंसर भी 0 आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि चाहे 2/2 की हो, 3/3 की हो, 4/4 की हो, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, अगर उसका कोई एक कॉलम या कोई एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, दैट मींस उसको हम बगैर सॉल्व किए फाइनली उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। यानी कि कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसी दी हो जिसकी कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे हो जाएं। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो 2 कॉलम एक जैसी होती हैं तो उनको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उनकी जगह पे भी फाइनली आंसर में 0 लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक 3/3 की डिटर्मिनेंट लेता हूं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब इस डिटर्मिनेंट में मैंने इसकी 2 कॉलम आइडेंटिकल कर दिया है, कॉलम के बजाय 2 रो भी आइडेंटिकल हो सकती हैं। अब जरा सोचिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूं, चलिए इसको भी मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करता हूं। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए पहला एलिमेंट 1 है। अब 1 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अगर हटा दोगे तो ये 2 3 5 6 बचेगा। सेकेंड एलिमेंट फिर से 1 है लेकिन इसका साइन निगेटिव होता है, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटा दोगे तो ये बचेगा 2 3 5 6। और थर्ड एलिमेंट है 4, इसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो ये बचेगा 2 3 2 3। अब मुझे ये 2/2 में चेंज हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही बचेगा। तो ये हो गया 6 2 जा 12 -5 3 जा 15। यहाँ पे -6 2 जा 12 -5 3 जा 15 और यहाँ पे है 4 3 2 जा 6 -3 2 जा 6। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा -3 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये बचा 3 और ये हुआ 4 × 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया और किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आता है। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसी हो जहां पे कोई भी 2 कॉलम या फिर 2 रोज सेम हो जाएं या कह लीजिए आइडेंटिकल हो जाएं तो उस जगह पे भी आपको बिना सॉल्व किए सीधे आंसर में 0 लिख देना होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ एनी 2 रोज और कॉलम, मतलब चाहे रो में मैं प्रॉपर्टी लगाऊं या कॉलम में लगाऊं, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज यानी एक दूसरे से बदल दिया जाए, देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। यानी ऐसा करने से सिर्फ डिटर्मिनेंट की साइन बदलेगी, यानी उसकी आंसर नहीं बदलेगा। मींस अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक डिटर्मिनेंट लेता हूं 1 2 3 2 1 0 4 3 1। ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया, इसकी क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। इसको भी मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर रहा हूं। तो 1 के लिए जब एक्सपेंड करोगे तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो ये बचेगा 1 0 3 1। फिर सेकंड के लिए एक्सपेंड करोगे 2 के लिए तो इसका साइन नेगेटिव आएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो ये हुआ 2 3 3 1। और थर्ड के लिए, थर्ड मतलब 4 के लिए एक्सपेंड करोगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाने से बचेगा 2 3 1 0। सॉल्व करोगे इसको
तो 1 1 जा 1 और 0 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। -2, 2 1 जा 2 और -3 3 जा 9 +4, 2 0 0 और 3 1 जा 3। फाइनली सॉल्व करोगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा -7 और -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 14, यहाँ है -3 तो 4 3 जा -12, ये बन गया 14 एंड 1 15, 15 से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। अब मैं इस डिटर्मिनेंट में से कोई भी रो या कॉलम अगर चेंज कर दूं, मैं इन दोनों को बदल दूं या इन दोनों को बदल दूं या इन दोनों को बदल दूं या इन दोनों को बदल दूं, तो क्या होगा कि ये आंसर 3 ही आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, मतलब +3 के बजाय -3 आ जाएगा। चलिए मैं एक करके दिखाता हूं। मैं यहां पे इसके पहले कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहा हूं दूसरे कॉलम से। ये इंटरचेंज का साइन है, C1 इंटरचेंज विथ C2, यानी C1 की जगह पे C2 लिखूंगा और C2 की जगह पे C1 लिखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? C2 पहले आ जाएगा यानी कि 2 1 एंड 0, फिर बाद में आएगा 1 2 3 4 3 1, ये चेंज हो गया। अब जरा इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं। इसको भी मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करता हूं। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 2, तो जब इसके लिए एक्सपेंड करोगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हट जाएगा, तो बचा 2 3 3 1। फिर इस 1 के लिए साइन निगेटिव होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो 1 0 3 1 और प्लस, फिर 4 के लिए इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो 1 0 2 3। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2 -3 3 जा 9, यहाँ पे 1 1 जा 1 और 3 0 0 +4, यहाँ पे 3 1 जा 3 और -2 0 0। सॉल्व करिए, यहाँ पे बचेगा -7 2 जा -7 2 जा माइनस का 14 माइनस का 1 और प्लस का 12। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आया -3। आपने देखा यहां पे आंसर वही आया, सिर्फ साइन चेंज हो गया। तो इस प्रॉपर्टी में की जरूरत हमें कभी कभी पड़ेगी जब जीरो वगैरह बनाना होगा, तो इसको जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तब और बढ़िया से समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। वैसे आपको बता दूं इसका यूज बहुत कम मिलता है, पहली दो ज्यादा मिलेंगी और आगे की प्रॉपर्टी ज्यादा यूज में आएंगी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, किसी एक रो की बात कर रहा है, सारे एलिमेंट को, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट के, यानी किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई डिटरमिनेंट ले लेता हूं 3 4 5 1 2 1 2 0 1, ये मैंने डिटरमिनेंट ले रखा है। अब इस डिटरमिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम को अगर मैं किसी कांस्टेंट का मतलब चाहे किसी नंबर से या के से मल्टीप्लाई कर दूं, चलिए मैं इसकी फर्स्ट कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 3k 4k 5k हो जाएगा। अब जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो उतनी ही रहेगी, लेकिन बस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या कह लीजिए कि जो के है उस डिटरमिनेंट में कॉमन हो जाएगा। तो अगर मैं के को बाहर कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगा वो 3 4 5 1 2 1 2 0 1 बचेगा, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। यहां पे ध्यान आपको रखना है कि ऐसा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं और ऐसा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। जब आपको फैक्टर निकालने होंगे यानी कॉमन निकालना होगा तो उस समय ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है, यानी जो भी नंबर सब में मैच हो जाए हम उस नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। इसको मैं एक करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है 4 12 8 1 3 4 9 1 0, ये मेरे पास डिटरमिनेंट है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो एक्सपेंड करने में एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी लाइन में आपको जीरो दिख रहे हो
तो हमेशा उसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। इसमें देखिए, इस थर्ड वाली रो में मुझे 2 एलिमेंट मिल रहे हैं और 1 एलिमेंट 0 है, तो मैं इस थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करूं या फिर थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूं, हमेशा इजी प्रोसेस होगा। तो चलिए मैं थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूं। तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट है 8। अब इस 8 के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हटा दो, तो बचेगा क्या मेरे पास, 1 3 9 और 1। 8 का साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये डायगोनल पे है। 4 की मैं बात करूं तो 4 9 नॉन डायगोनल है, तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो ये बचेगा मेरे पास 4 एंड 12 9 एंड 1। अब थर्ड एलिमेंट मेरे पास 0 है, तो उसको मैं लिखूं या ना लिखूं। अगर मैं इसको लिखूंगा भी तो 0 के साथ मुझे लिखना पड़ेगा 4 12 1 और 3। अब 0 के साथ लिखने का मतलब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आ जाता है। मींस इसको ना भी लिखो तब भी चल जाएगा, मुझे उतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 8 बना, 1 1 जा 1 माइनस 9 3 जा 27। यहाँ पे -4 है, 4 1 जा 4 और माइनस 12 9 जा 108। सॉल्व करिए इसको तो ये 8 इंटू माइनस का 26, यहाँ पे है -4 इंटू माइनस का 104। सॉल्व करिए, माइनस 8 6 जा 48 का 8 कैरी आया 4, 8 2 जा 16 और 4 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 16 से 8 सब्ट्रैक्ट होके 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 और 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 2। यानी कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो 208 आई। अब जरा दूसरी चीज देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस लाइन को देखिए तो इस पूरी लाइन में 4 कॉमन है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 3 जा 12, यहां पे 4 2 जा 8। तो अगर मैं इसमें से, इस लाइन से 4 कॉमन ले लूं तो जरा देखिए क्या बचता है। 4 से यहां पे 1 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा और यहां पे 2 बचेगा, और बाकी मेरे पास है 1 3 4 9 1 0। ये डिटरमिनेंट बचा। अब मैं इसको एक्सपेंड करूं तब भी आंसर यही आएगा, चेक करिए। इज इक्वल टू, ये 4 बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। अब बाकी बचे हुए पार्ट को एक्सपेंड करना है, तो यहां भी नीचे वाले पार्ट में 2 0 1 0 है, तो मैं इसी को एक्सपेंड करता हूं। तो जब इस 2 के लिए एक्सपेंड करोगे तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो ये 1 3 9 1 और -4, इस 4 के लिए जब हटाओगे तो 1 3, इस 4 के लिए आएगा 1 3 9 1। इसको सॉल्व करिए तो देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, ये बाहर तो 4 है ही, यहाँ पे है 2 और अंदर बचेगा 1 1 जा 1 माइनस 9 3 जा 27, माइनस बाहर तो 4 है और यहाँ बचेगा 1 1 जा 1 माइनस 9 3 जा 27। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 4 और यहाँ पे अंदर देखिए क्या बच रहा है, 26 2 जा माइनस का 52, 26 4 जा प्लस मल्टीप्लाई करोगे 104, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 4 इंटू 52, मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, देख लीजिए वही आ गया 208। मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट में अगर कोई वैल्यू कॉमन मिल जाती है तो उसके कॉमन निकालने से उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब भी फैक्टर करना होगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, सीधे जो कॉमन मिलेगा डिटरमिनेंट में वो कॉमन लेते चले जाओगे तो कैलकुलेशन आपको इजी होती चली जाएगी और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ये पांचवी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, यानी किसी भी रो या कॉलम को लिया जाए तो चाहे उसके कुछ एलिमेंट लो या सारे लो, उनमें होता हो क्या कि सम ऑफ 2 और मोर टर्म, यानी उसके जो एलिमेंट बने हों वो 2 और 2 से ज्यादा टर्म को ऐड करके बनाए गए हों। तो
द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम और सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। तो मैं उस जहां से वो ऐड करके बनाई गई होगी, मैं वहां से अगर टू एलिमेंट को ऐड किया गया होगा तो दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगी, तीन एलिमेंट को ऐड किया गया होगा तो तीन डिटर्मिनेंट बन जाएंगी। इसका मीन्स ये हुआ, सपोज करिए कोई डिटर्मिनेंट मेरे पास है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। ये मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट दी हुई है। अब इसका फर्स्ट कॉलम देखिए, इसके फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट दो एलिमेंट के सम में लिखे हुए हैं, मतलब दो अलग अलग ऐसे एलिमेंट हैं जिनको ऐड करके लिखा गया है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट की जगह पे यहां से ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट इसकी बना सकता हूं। मींस एक डिटर्मिनेंट एक्स 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 की हो जाएगी, बाकी दोनों वही रहेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी। और अगर प्लस लिखा है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस लिखा है तो माइनस लगा दीजिए। अब दूसरा एलिमेंट, दूसरा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो ए बी सी से बनेगा और बाकी की वैल्यू वही रहेंगी, मींस एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। इसी तरीके से दो के बजाय तीन में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि कॉलम में ही हो, रो में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिटर्मिनेंट मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस ए, 2 प्लस वाई प्लस बी, 3 प्लस जेड प्लस सी, और बाकी के एलिमेंट है मेरे पास 5 4 0 1 2 3। ये कोई डिटर्मिनेंट दी हुई है। इसके फर्स्ट रो में देखिए तीन एलिमेंट ऐड हो गए। चलिए मैं इसमें से तीनों को ऐड करने के बजाय एक को सब्ट्रैक्शन में डाल देता हूं। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट इस तरीके की तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा। क्या होंगी? पहली डिटर्मिनेंट 1 के साथ 1 5 1, फिर 2 के साथ 2 4 2, फिर 3 के साथ 3 0 3। दूसरी डिटर्मिनेंट प्लस x के साथ है तो यहां से आएगा x 5 1, यहां से आएगा y 4 2 और यहां पे आएगा z 0 3। ऐसे थर्ड डिटर्मिनेंट निगेटिव में है तो माइनस ले लीजिए, a के साथ a 5 1, b 4 2 एंड c 0 3। तो ये इस तरीके की तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया। अब इनको सॉल्व करना आसान बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही काम की है। जब कभी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो हम उनको ऐसे अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूं आपको, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं वही पूछे जाएं। हमेशा जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक के बाहर से मिलेगा और हर बार नया क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत ही केयरफुल होके आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ये छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ऐसी कोई डिटर्मिनेंट नहीं होगी जो बिना इस प्रॉपर्टी के सॉल्व हो जाए। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, यानी किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी अगर हम उसमें इस तरीके से, चाहे ऐसा रो में रूल अप्लाई करें या कॉलम में अप्लाई करें। इसका मतलब क्या है? आर आई रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के आर जे, यानी अगर रो में मैं अप्लाई कर रहा हूं, सपोज करिए मैंने फर्स्ट रो लिया तो फर्स्ट रो रिप्लेस्ड बाई फर्स्ट रो प्लस के इंटू आर जे, मतलब इसके अलावा और कोई रो। ये काम हम लोग जब मैट्रिक्स में इनवर्स निकालते हैं एलिमेंट्री मेथड से, वहां पर कर चुके हैं। सेम वही चीज है, बस ध्यान आपको यह रखना है जिस रो या कॉलम को रिप्लेस करोगे उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। मतलब अगर मैं कॉलम 1 को रिप्लेस करने जा रहा हूं तो 1 को छोड़ करके बचे हुए कॉलम में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, फिर 1 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। यही काम रो के साथ है। जिस रो को रिप्लेस करोगे उसको छोड़कर बचे हुए रो या कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको, जिस रो को
को रिप्लेस कर रहे हो उसमें अगर आपने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट बदल जाएगी, यानी जो मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये गलती कभी मत करिएगा और इसका कोई भी क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होगा। इसका यूज क्या है इस प्रॉपर्टी का? मैंने अभी आपको क्या दिखाया था कि जब हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो मिलते हैं वहां पे एक्सपेंड करना आसान हो जाता है, यानी उसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कम कैलकुलेशन करके। तो इस प्रॉपर्टी का यूज यही है कि हमें जहां पे जीरो नहीं होंगे वहां पर हम इन प्रॉपर्टी का यूज करके जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जब जीरो बना लेंगे तो कैलकुलेशन अपने आप इजी हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी कम से कम 2 प्रॉपर्टी लगाना कंपलसरी होगा क्वेश्चन में। 2 प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर आप एक्सपेंड भी कर दोगे तो आंसर मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने 2 से कम प्रॉपर्टी लगाई तो 1 प्रॉपर्टी लगाओगे तो उसका 1 नंबर, 2 प्रॉपर्टी लगाओगे तो उसका 2 नंबर, और 2 नंबर कैलकुलेशन का होता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि वो 4 नंबर आपको कैसे लेने हैं। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। सपोज करिए कोई डिटर्मिनेंट आपके सामने लिखी हुई है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक तो तरीका है मैं पूरे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूं, दूसरा तरीका है अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगा दूं और मैं किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो पता कर लूं, यानी 3 टर्म होते हैं, 3 में से मैं 2 टर्म को जीरो कर दूं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 जीरो तो मेरे पास पहले ही है थर्ड कॉलम में। तो अगर थर्ड कॉलम में 1 जीरो है तो मैं इन दोनों में से जो बचे हुए हैं किसी एक की जगह पे अगर जीरो कर लूं तो मुझे इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यहां 2 लिखा है, यहां 1 लिखा है। मैंने आपको क्या सिखाया, मैं जिसको लूंगा उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं फर्स्ट रो को लूं तो इसमें मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता, पर थर्ड रो में 1 है, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 बन जाएगा। यानी यहां पे मैं रिप्लेसमेंट लगा सकता हूं फर्स्ट रो में R1 माइनस 2R3 का। मींस इस लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर फर्स्ट लाइन में माइनस कर दूं तो जरा देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। ये 5 2 10 हो जाएगा। अब 2 में से जब 10 माइनस करोगे तो -8 बचेगा। यहां पे 3 2 6 हो जाएगा। 4 में से 6 माइनस करोगे माइनस का 2 बचेगा, और ये 2 2 से ये बन गया 0। बाकी क्या है मेरे पास 3 1 0 5 3 और 1। अब देखिए इसका जो थर्ड कॉलम है उसमें से एक एलिमेंट केवल बचा और बाकी के 2 जीरो हो गए। तो मैं इसी एक के लिए एक्सपेंड कर दूंगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब इसके लिए एक्सपेंड करोगे इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हट जाएंगे, बचेगा -8 3 -2 और 1। और इसको सॉल्व करना आप जानते हो, 8 1 जा 8 और -3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू -2 हो गई। मुझे एक ही एक्सपेंशन से पूरा रिजल्ट मिल गया, लेकिन अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं तो इसका मुझे 3 बार एक्सपेंशन करना पड़ता है और आंसर इतना ही आएगा। चेक कर लेता हूं मैं। चलिए अगर इसको मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूं तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो ये 1 3 0 1 बचेगा। सेकेंड एलिमेंट है -4, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे 3 5 0 1 बचेगा। और फिर लास्ट एलिमेंट है 2, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाओगे तो 3 5 और 1 3 बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 1 1 जा 1 -0 -4, 3 1 जा 3 -0 +2, 3 3 जा 9 -5। ये हो गया 2 1 जा 2 -4 3 जा 12, यहां पे बचा 4 एंड 4 2 जा 8। तो 8 2 10 -12 इज इक्वल टू -2। देखिए यहां पे मुझे पूरा सॉल्व करने के बाद रिजल्ट मिला और यहां पे मैंने सिर्फ एक एलिमेंट को सॉल्व किया और रिजल्ट निकाल लिया। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज का यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो और 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में आप ले सकते हो। वैसे बुक में आपकी 2-3 प्रॉपर्टी और दी हैं, पर कोई ऐसा उनका वर्क नहीं है
जो मैंने आपको न सिखा दिया हो। जो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी बताई हैं, इन्हीं 6 प्रॉपर्टी में पूरा चैप्टर अच्छे से लग जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि मैंने जो लिखा है, आपके बुक में जो लिखा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैं छपवाता नहीं हूं, पढ़ाता हूं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब मैं एक आध एग्जाम्पल आपको और करके दिखा देता हूं, जिससे आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और अब मैं एग्जाम्पल बोर्ड वाले ले, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, फॉरेन 2012 में पूछा गया था। इसमें आपको शो करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। तरीका क्या होता है मेरा प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट को हम डेल्टा के इक्वल रख देते हैं। डिटरमिनेंट मेरे पास है 102, 1, 17, 18, 3, 3, 36, 4, 6। अब आप सोचो मैं इसका एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड करके आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर आपको मार्क नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहां मैंने लिखा नहीं है, पर लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी बिना प्रॉपर्टी लगाए आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप इस डिटरमिनेंट को अगर ध्यान से देखो तो इसकी फर्स्ट वाली रो देखिए, इस पूरी रो में 6 के डिविजिबल नंबर लिखे हैं। ये भी 6 से डिवाइडेड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब इसका ये हुआ, मैं इसमें से 6 कॉमन ले सकता हूं। मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू भी उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब मैं अगर इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो मुझे क्या बचेगा, 102 को 6 से डिवाइड करोगे 17 बचेगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, और इसको 6 से डिवाइड करोगे 6 बचेगा। और बाकी का कॉपी कर लीजिए, 17, 3, 6। आप चाहो तो आगे लिख दो कि आपने क्या किया है। मैंने क्या किया है, ऑन टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1, मैंने R1 वाली लाइन से 6 कॉमन लिया है। अब इस चीज को ध्यान से आप देखो तो इसका फर्स्ट वाला रो और थर्ड वाला रो देखो दोनों सेम है। मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या सिखाई, अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैं सीधे इसको लिख सकता हूं 6 × 0, रीजन R1 इज इक्वल टू R3, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ और टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें इसने कहा है विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट दिस इज इक्वल टू 0, एक्सपेंड नहीं करना है। तो फिर डिटरमिनेंट हमारे पास सीधे लिख दीजिए a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। हमेशा ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको ढूंढने की जरूरत है, कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर मिलेगा जो क्वेश्चन को बिल्कुल ही रिड्यूस कर देगा, और वो क्लू प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। तो आपको पहचानना है कि क्या उसमें मिल रहा है, और ये पहचान किसी किताब में नहीं लिखी होती जो बता दिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ये करना, ऐसा है तो ये करना। इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आसान रहेगा आपको क्लू पहचानने में। अब यहां पर मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है कि ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए। वैसे आपने तरीका सीखा है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई रो या कॉलम हो तो मैं उसको वहां से ब्रेक कर सकता हूं, लेकिन अब जरा सोचिए 2 पार्ट इसके बनेंगे, 2 पार्ट इसके बनेंगे, 2 पार्ट इसके बनेंगे, मतलब यहां पे 8 नंबर बन जाएंगे। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो 8 डिटरमिनेंट, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरे लिए करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और कोई देखिए, ध्यान से अगर देखो तो जरा देखिए, ये माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस ए, मतलब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। बस यही रिप्लेसमेंट लगा दीजिए। R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा देखो 0। यहां पे CC कैंसिल, AA कैंसिल, BB कैंसिल, 0।
यहाँ पे भी देखो सब कैंसिल होके 0 बचा। अब मेरे बाकी कॉपी कर दीजिए, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड b माइनस सी। और मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी एक रो 0 हो गई तो इसकी फाइनल वैल्यू भी 0 हो गई, और यही आपको प्रूव करना था। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा गया था, लेकिन बहुत ही आसान है। फैक्टर करना है इसको, इसके इक्वल वो दिखाना है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को डेल्टा के इक्वल रख देते हैं, 1a स्क्वायर a क्यूब, 1b स्क्वायर b क्यूब, 1c स्क्वायर c क्यूब। मैंने आपसे क्या बताया, डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, कोई ना कोई क्लू मिलेगा, और उस क्लू का काम क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम 0 बना सकें, या कह लीजिए कि हम उसमें से जो दिए गए फैक्टर हैं उनको निकाल सकें। तो जरा देखिए, मुझे a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए चाहिए। जरा चेक करिए, अगर मैं पहली कॉलम को दूसरी कॉलम से माइनस करूं तो मुझे a माइनस बी मिलेगा। अगर मैं दूसरी से तीसरे को माइनस करूं तो मुझे b माइनस सी मिलेगा। आप तुरंत ये रिप्लेस लगा लो, c1 की जगह c1 माइनस c2 कर दो, एंड c2 की जगह पे c2 माइनस c3 कर दो। दोनों रिप्लेसमेंट एक साथ लगाओ, तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा, a स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करोगे, a क्यूब में से b क्यूब माइनस करोगे, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में फिर से 0, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b क्यूब माइनस c क्यूब, और थर्ड कॉलम है 1c स्क्वायर c क्यूब। अब इसका फैक्टर कर सकता हूं मैं, तो ये 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां भी फैक्टर कर दीजिए 0, b प्लस सी, b माइनस सी, और यहां पे बचेगा b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और तीसरा कॉपी कर लीजिए, मैंने आपको यह भी सिखाया कि अगर कोई नंबर किसी रो के सभी एलिमेंट में मिल रहा हो तो वो कॉमन हो जाता है। अब a माइनस बी इसमें भी है, इसमें भी है, और 0 में तो है ही, क्योंकि 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है, मतलब a माइनस बी इसमें भी मल्टीप्लाई रहा होगा। तो मैं इस वाली लाइन से a माइनस बी कॉमन ले लूं, इस वाली लाइन से b माइनस सी कॉमन ले लूं, तो बचेगा क्या, यहां पे 0 बचेगा, यहां पे बचेगा मेरे पास a प्लस बी, यहां पे बचेगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे बचेगा मेरे पास 0, b प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहां पे है मेरे पास 1c स्क्वायर सी क्यूब। 2 फैक्टर मुझे मिल चुके हैं और 2 0 मिल चुके हैं। तो इस 1 के लिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मुझे मिलेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, और इस 1 के लिए वर्टिकल हॉरिजेंटल हटा दोगे तो ये बनेगा a प्लस बी, और यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर मेरे पास है b प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अभी एक फैक्टर मुझे और चाहिए c माइनस ए, तो c माइनस ए लेने के लिए c में से a माइनस करना है, तो मैं c2 को रिप्लेस कर दूं c2 माइनस c1 से। तो जरा देखिए क्या बन रहा है मुझे, a माइनस बी, बी माइनस सी, c1 को कॉपी कर लीजिए, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो b प्लस सी में से a प्लस बी माइनस करोगे तो बचेगा c माइनस ए, और इसमें से जब ये माइनस करोगे तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस का ए बी। इसका फैक्टर फिर से कर दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे है c माइनस ए, यहाँ पे देखिए इस बी सी के साथ ए बी ले लो, बी सी माइनस ए बी, और ये बचा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी,
ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सी माइनस ए। इन दोनों में देखिए b कॉमन है, बचेगा c माइनस ए, और इनका फैक्टर हो सकता है c प्लस ए और c माइनस ए। अब a माइनस बी, b माइनस सी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, c माइनस ए, और इन दोनों में भी देखिए c माइनस ए कॉमन है, तो बचेगा क्या, b प्लस सी प्लस ए। अब इन दोनों में c माइनस ए मिल रहा है C2 में, तो मैं c माइनस ए और निकाल लूं, तो ये बन गया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो बचेगा मेरे पास क्या, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1 और b प्लस सी प्लस ए। तीनों फैक्टर मिल गए। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसके लिए आपको फिर से पॉज करके नोट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से मिटाना पड़ेगा। तो ये इज इक्वल टू होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, तो a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस करना है 1 से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ a से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या देखिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इतना ही मुझे प्रूव करना था। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, थोड़ा सा माइंड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है पहले से ही, और बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए खासकर वो क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं, उन पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का।